नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, सुप्रभात। किसान भाइयों, मौसम के मिजाज तो पल भर में बदल जाते हैं। जहां कभी तेज धूप होती है तो वहीं अगले ही पल तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुदरत के इन खेलों का सीधा असर पड़ता है कृषि उत्पादन पर। कृषि से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। किसान भाइयों, हमारे आज के कार्यक्रम में खबरें खेती की, मंडी भाव और मौसम तो रहेगा ही, साथ ही हम आपको गेहूं में करनाल बंट रोग पर विशेष जानकारी देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। डेयरी निर्यात के बढ़ावे की तैयारी, मानसून सामान्य रहने की उम्मीद। किसान चैनल के लिए प्रसार भारती और एनसीडेक्स के बीच समझौता। ग्रामीण कुक्कुट के लिए जनन द्रव्य सुधार और भैंसों में दुग्ध उत्पादन बढ़ा, नई संतति में प्रभाव स्पष्ट। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू श्रीवास्तव और खबरें विस्तार से। हालांकि देश में दूध और उससे बने उत्पाद लगातार बढ़ोतरी की ओर अग्रसर हैं, परंतु इनके निर्यात ने रफ्तार नहीं पकड़ी है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। हर किसान के घर पर बंधा दुधारू पशु देश में दुग्ध उत्पादन संपन्नता का प्रतीक है। देश में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्तापूर्ण बहुलता को देखते हुए उनके निर्यात की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस दिशा में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विशेष रणनीति तैयार की गई है, जिसके तहत यूरोप, जापान तथा रूस सहित प्रमुख बाजारों में भारतीय दुग्ध उत्पाद उतारे जाएंगे। इस तरह से पशुपालकों को नया बाजार मिलेगा और देश को विदेशी मुद्रा हासिल होगी। गत वर्ष देश में देर से आए मानसून ने रबी की फसलों को प्रभावित किया था, मगर ताज़ा मौसम आकलन बताते हैं कि इस वर्ष मानसून समय पर आएगा, जो बेहतर रबी उत्पादन का सबब बनेगा। बेमौसमी बरसात से हलकान हुए किसानों के लिए राहत देती खबर है कि देश में इस वर्ष मानसून समय पर आएगा और पर्याप्त मात्रा में आएगा। सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष औसतन 12% बरसात हुई थी, जो इस वर्ष समुचित मात्रा में होगी और रबी उत्पादन को बढ़ोतरी देगी। प्रसार भारती ने शुक्रवार यानी 10 अप्रैल को अति शीघ्र शुरू होने वाले डीडी किसान चैनल के लिए नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के साथ एक समझौता किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में डीडी किसान चैनल के अपर महानिदेशक रंजन मुखर्जी, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर शाह के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के अनुसार नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज डीडी किसान चैनल को मंडी भाव से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। किसानों के बीच घरेलू स्तर पर लोकप्रिय कुक्कुट पालन आय का बेहतर स्रोत बन पड़ा है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए अब कृषि वैज्ञानिकों ने कुक्कुट नस्ल सुधार की दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। छोटे स्तर पर कम जगह में घर के पिछवाड़े ग्रामीण मुर्गी पालन आज संकट की घड़ी का सहायक बन पड़ा है। बरेली स्थित केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान द्वारा विशेष परीक्षण करते हुए श्वेत लेघर्न नस्ल को अधिक सुधार कर ग्रामीण कुक्कुट पालन के लिए उपयोगी बनाया है। इस दिशा में जनन द्रव्य सुधार की योजना हरकत में आ चुकी है। दुग्ध क्रांति का आधार भैंस पशुपालक के लिए संकट में सहारा देती है। भैंसों को अधिक उत्पादक बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण वीर्य की प्राथमिकता दी जा रही है। श्वेत क्रांति की जनक भैंस आज देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ोतरी में विशेष योगदान दे रही है। लुधियाना स्थित गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में इस दिशा में महत्वपूर्ण शोध कार्य संपन्न किए गए हैं। शोध के अनुसार बेहतर वीर्य के लिए सांडों से प्राप्त पहली गर्भित संतति में दुग्ध उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त होता है। परीक्षण में प्रथम 6 सेंटों के सांडों की बछड़ियों का औसत प्रथम दुग्ध उत्पादन काल 305 दिन पाया गया और दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी भी मिली। मौसम में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आइए जानते हैं कि देश के विभिन्न भागों में मौसम का क्या हाल है और उसके अनुरूप क्या कृषि कार्य किए जा सकते हैं। अगले 48 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में आंधी चलने की संभावना है।
आपके द्वारा लिए गए उत्पादन की खरीद फरोख्त करती कृषि उपज मंडियों की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी के लिए आइए एक नज़र डालते हैं मंडी समीक्षा पर। बदलते मौसम के साथ ही देश की कृषि उपज मंडियों की रौनक वापस लौट रही है। बड़ी तादाद में जहां दलहन की आवक देखने को मिल रही है, वहीं सरसों, सोयाबीन और कुसुम के तेल की बिक्री भी रफ्तार पकड़ रही है। दौर मंदी दिखा रहा है, मगर विशेषकर इसकी तेजी की बात करते हैं। सब्जियों में लौकी, तुरई और मोटी हरी मिर्च विशेष तौर पर अच्छी आवक लिए हुए है। उपभोक्ता भी इस आवक से प्रसन्न हैं। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। इस बार की फसलों को मौसम की मार झेलनी पड़ी, खासकर उत्तर भारत के कई राज्यों में, जहां बेमौसम बारिश, ओलों और आंधी ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। और उस पर गेहूं को कई इलाकों में करनाल बंट रोग को भी झेलना पड़ रहा है। वैज्ञानिकों ने गेहूं में करनाल बंट रोग का जायजा लिया है और साथ ही उससे होने वाले नुकसान के उपाय भी बताए हैं। आइए जानते हैं ये सब कार्यक्रम के इस भाग में। पहले से खराब मौसम की मार झेल रहे गेहूं पर अब एक नया खतरा मंडराने लगा है। देश के कई इलाकों में गेहूं की फसल को एक नया रोग जकड़ने लगा है, जिसका नाम है करनाल बंट। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां गेहूं खड़ी है, उसमें करनाल बंट रोग के होने के लक्षण पाए जाने की संभावना है। इस समय जो गेहूं हमारा जबकि बालियां बाहर निकलती हैं, तब से लेकर जब तक कि दाना बनता है, उस दौरान अगर जलवायु में लगातार नमी आती रहे और तापमान गिरता रहे, तो एक बहुत ही कवक रोग है जिसको हम करनाल बंट रोग के नाम से जानते हैं, वो आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा पिछले 15-20 दिनों में लगातार छोड़ के बारिश हो रही है और तापमान भी गिर रहा है। इस दौरान जो भी गेहूं की फसल जिसमें दाना पका नहीं है, उसमें ये रोग के लक्षण पाए जाने की संपूर्ण संभावना है। अब क्या करें जबकि खेतों में उनकी फसल जो खड़ी है और वो दाना बनने के करीब है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस रोग के जीवाणु खेत में रहकर अगली फसल को खराब कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आवश्यक कदम अभी से उठाने होंगे। ये जो बालियों में अगर आप काले दाने थोड़े छोड़ के बालियों में काले दाने अगर देख रहे हैं, तो उन बालियों को आप बहुत ध्यानपूर्वक बिना हिलाए डुलाए काट लें और उन बालियों को सारा एक बैग में डालकर इकट्ठा कर लें। और इस बैग को आप अपने खेतों से थोड़ा दूरी पे जाकर एक गहरा गड्ढा खोदकर उसके अंदर डाल दें इन बालियों को, और उस गड्ढे को अच्छी तरह से मिट्टी से ढक दें और उसके ऊपर एक पॉलीथीन की शीट से उस गड्ढे को ढक दें। पॉलीथीन शीट से क्या होगा कि उसमें तापमान बढ़ जाएगा मिट्टी के अंदर और ये जो जीवाणु हैं वो उसमें नष्ट हो जाएंगे। अगर आपने ये बालियां कहीं इधर उधर अपने खेतों में छोड़ दी और बालियां काटते हुए आपकी बालियों में बहुत ज़्यादा हिलाव डुलाव हो गया, तो ये जो जीवाणु हैं जो कि एक चूर्ण के तरह से हैं, काला चूर्ण है, तो ये अगर आपका मिट्टी के अंदर गिर गया तो ये मिट्टी में लगभग 4 से 5 साल तक उसमें ये रहेगा। तो कभी भी जब ये जलवायु, इस तरह का जलवायु मिलेगी, इस तरह का जो वातावरण मिलेगा पौधों को, जो खड़े होंगे फील्ड में बालियां आने से लेकर गेहूं के पकने तक, तो कभी भी अगर ये जो इस बार तापमान और आर्द्रता आई है, अगर फिर से आएगी
और मिट्टी में हमारा जीवाणु भी होगा तो फिर से ये डिज़ीज़ आने की, ये जो रोग आने के पूरे चांसेस होंगे। इसके अलावा इस वक्त आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये करने के बाद आप उसको गेहूं के दानों का पूरा कर लीजिए, हार्वेस्ट कर लीजिए, थ्रेशिंग कर लीजिए। यदि गेहूं में ये रोग अति आंशिक स्थिति में है तो उस गेहूं को आटे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, परंतु यदि ये रोग उस सीमा को पार कर गया है तो वो हानिकारक होगा। इस समय मैं ये कहना चाहूँगी, अगर 100 दानों के पीछे 2 से 3 दाने रोग ग्रसित हैं तो वो आप आटे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जो गेहूं का आपका पूरा हार्वेस्ट है। 3 से ज़्यादा दाने प्रति 100 दानों के पीछे अगर गेहूं में हैं जो करनाल बंट रोग ग्रसित हैं तो उसका बनाया हुआ आटा मंडी में या फ्लोर मिल्स को सूटेबल नहीं होगा, मतलब वो खाने लायक आटा नहीं होगा अगर 3 से ज़्यादा दाने प्रति 100 दानों के पीछे इन्फेक्टेड हैं। तो ये एक थोड़ा सा जो हमारा क्वालिटी लॉस ज़रूर है इस बीमारी के कारण, तो इससे घबराने की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो अब तो क्योंकि रोग ऑलरेडी आ चुका है इसलिए कोई भी दवा का छिड़काव इस वक्त आपके काम नहीं आएगा। करनाल बंट रोग को फैलने से रोका जा सकता है। अगले वर्ष गेहूं की फसल में ये रोग ना आने पाए, इसके लिए बुआई से पहले गेहूं का बीजोपचार करना बहुत जरूरी होगा। साथ ही प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव भी करना होगा। जब आप अगले साल गेहूं की बिजाई करते हैं तो उससे पहले आपको इस बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो भी बीज आप करेंगे इस्तेमाल वो बीजोपचारित होने के बाद ही करेंगे। तो उपचार के लिए आपके कुछ दवाएं हैं जो आप बीज को पहले उपचारित करेंगे और फिर उसको खेत में बुआई करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही उचित दवा है, वो उसका नाम है कार्बेंडाजिम या आप वीटावेक्स। सो इस दवाई का अगर आप इस्तेमाल करेंगे जो बीजों को उपचारित करने के लिए, जिसकी मात्रा 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से होगी, तो बीज उपचार करने के बाद आप बीजों को थोड़ा सा सुखा लें और फिर खेतों में उसकी बुआई करें। और बुआई करने के बाद भी ऐसा होता है कि जब आप बीज उपचारित कर लेते हैं तो जो इसके जीवाणु हैं वो मृदा में भी रहते हैं। जो बीज के ऊपर जीवाणु है वो तो उपचारित करने से थोड़ा उसका कमी आ जाएगी, लेकिन जो मृदा में जीवाणु पहले से ही पड़ा हुआ है उसको दूर करने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि जब आपकी बालियों पकने से पहले जब उसकी बालियां थोड़ी सी बाहर आने लगें उस टाइम अगर आपका तापमान 15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक तापमान है और नमी बहुत है एटमॉस्फेयर में, या बारिश आने वाली है, या आपको प्रेडिक्शन है और फोरकास्ट है, किसी ने अनुमान लगाया है कि 2-3 दिन में बारिश होने वाली है और तापमान भी 15 से 20 डिग्री चल रहा है, तो आप प्रोपिकोनाजोल, जिसका नाम टिल्ट भी है, उसका छिड़काव ज़रूर करें, जो कि 0.1% यानी कि 1 ml दवा की मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बना लीजिए और उसका छिड़काव करें। वो छिड़काव आपको हर 15 दिन के बाद करना होगा, 2 या 3 बार। अगर इस दवा का आप छिड़काव कर लेते हैं तो आपकी बीमारी ये बिल्कुल नहीं आएगी। इस वर्ष क्योंकि इस छिड़काव का शायद बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं था तो इसलिए ये बीमारी आ गई, लेकिन अगले वर्ष आपको जब गेहूं की बिजाई करनी है उससे पहले बीज उपचारित करना है और जब आपकी बालियां निकलने लगें तब से लेकर जब तक आपका पुष्प खुलने लगे तब तक 2 या 3 छिड़काव 0.1% टिल्ट का अवश्य करें, जिससे कि ये बीमारी नहीं आएगी। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ।
मक्का का अभी कल्टीवेशन काफ़ी देश में बढ़ रहा है, इसका एरिया कवरेज, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ रहा है। इसका खेती के लिए से गेहूँ अप्रैल महीना में कटाई हो जाता है, तो मई 1 महीना खाली रहता है, जून से ही इसका खेती शुरू होता है। पिछले जो क्रॉप रहता है गेहूँ, तो ये निकल जाने के बाद अच्छा से लैंड प्रिपरेशन, खेत तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद और एक जानकारी आपके पास रहना चाहिए, ये बीज कहाँ से आप लेंगे, तो NSC बीज भवन हो या पूसा से भी ले सकते हैं इसका क्वालिटी जो बीज है। और बीज लेने के बाद इसका सीड ट्रीटमेंट, जो बीज शोधन, तो ये करना चाहिए केमिकल से। तो इसके बाद जैसे हमारा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस भी रेडीमेड अवेलेबल है। हमारे पूसा कैंपस में भी अभी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, सो मक्का में ही पूरा रिसर्च करते रहते हैं। तो यहाँ में जो वैज्ञानिक लोगों से आप डिस्कस करके भी मक्का लगा सकते हैं। जो घास फूस के लिए मक्का का बुआई कभी कभी ख़राब होता है, तो इसके लिए पहले ये इसका वीडिसाइड लगाना है, इसके बाद ही सोइंग, लाइन सोइंग करना है। तो हम किसान भाइयों को अच्छे से ही पता है कैसे किया जाता है ये मक्का का बुआई। और सही से ये जो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन भी करना है, और ऑर्गेनिक मैटर, गोबर हो या खाद अच्छा से डालना है। तो इस और कोई ऐसे जैसे खेत के टाइम में कोई जो रोग आता है, तो इसके लिए क्या है, आप लोगों को मैं 2-3 रोगों का नाम बताना चाहूँगा। पर्टिकुलरली जो है नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, जैसे पर्ण झुलसा, मेडिस लीफ ब्लाइट, ये बाइपोलरिस मेडिस नाम का एक फंगस के लिए, फफूंद के लिए होता है। और एक है बेंडेड लीफ एंड सीड ब्लाइट, वो नीचे से घास अगर ज़्यादा होता है तो, और यह बारिश भी ज़्यादा जब होता है, तब ये बेंडेड लीफ एंड सीड ब्लाइट जो राइजोक्टिनिया सोलानी नाम का एक फफूंद से होता है। और एक दक्षिण भारत में डाउनी मिल्ड्यू खूब ही ज़्यादा होता है। और ये रास्ट, जैसे गेहूं में रास्ट होता है, ये मक्का में भी एक रास्ट है, तो रास्ट हो सकता है। और डाउनी मिल्ड्यू क्या है, राजस्थान डाउनी मिल्ड्यू, सोरघाम डाउनी मिल्ड्यू, ब्राउन स्ट्राइप डाउनी मिल्ड्यू, ऐसे कई नामों से कि जगह जगह में अलग अलग इसका आइसोलेट्स के कारण होता है। तो ये मेडिस लीफ ब्लाइट जो पर्ण झुलसा है, इसके लिए आपको डाइथेनियम 45 या इंडोफिलियम 45 ये फंगिसाइड स्प्रे करना होगा, छिड़काव करना है। 2 ग्राम से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना है 10 दिन के अंतर में 2 या 3 बार। और यह बेंडेड लीफ एंड सीड ब्लाइट के लिए एक अच्छा तरीका है इसका कंट्रोल करने के लिए, एक हो गया जो नीचे का जो पत्तियां हैं उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो पत्तियां जब जमी में ताज में रहता है, तो ये जमी में जो फफूंद रहता है वो पत्ती से ऊपर तक आ जाता है। इसके लिए नीचे का पत्ती हटाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो कार्बेंडाजिम, बेबिस्टिन, हमारा किसान भाइयों के जानता है बेबिस्टिन नाम से, बेबिस्टिन 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर तो स्प्रे करना चाहिए। अगर बेबिस्टिन नहीं मिलता है तो ये हेक्साकोनाजोल, कॉन्टाफ नाम से बाज़ार में मिलता है, कॉन्टाफ का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिक्स करके इसका सस्पेंशन बना के घोल के स्प्रे करना चाहिए। और ये जो मक्का का जो भूसा निकलता है पत्ता सूखने के बाद, वो पास में कभी रखना नहीं चाहिए, कहीं दूर में ये गड्ढा करके उसमें डाल देना चाहिए या जला देना चाहिए। और जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ है, इसके लिए एक अच्छा ये जो फंगिसाइड है, तो ये हो गया वो इंडोफिलियम 45 मैंकोजेब नाम से जाना जाता है। इसका भी 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए। और ये जो रतुआ है, रास्ट के लिए तो अब कॉन्टाफ भी स्प्रे कर सकते हैं, या ये कार्बेंडाजिम जो बेबिस्टिन ये भी स्प्रे कर सकते हैं। 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के ये छिड़काव करना चाहिए। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd
और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषि-दर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषि-दर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, आपने हमारा पता तो नोट कर ही लिया होगा। अपने सुझाव और समस्याएं हमें ज़रूर लिख भेजिए, जिससे हम इस कार्यक्रम को और भी रोचक और ज्ञानवर्धक बना सकें और साथ ही कृषि से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। किसान भाइयों, हमारे कल के प्रोग्राम में विशेष रहेगा मछली उद्योग में सरकारी योजनाएं। तो अब दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।